हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही हैं एंड हिंदी हम काफ़ी अच्छे से अपनी कंप्लीट करते जा रहे हैं। और टॉपिक वाइज मैं आपके साथ हिंदी के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन सभी टॉपिक के मैं आपके साथ क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ। वीकली मैं आपका एक टेस्ट रखता हूँ संडे में, और पिछले संडे नहीं हो पाया था, बट कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट हो। अगर नेक्स्ट संडे भी नहीं हो पाता है तो वीक में किसी भी दिन मैं आपका टेस्ट कराने वाला हूं दोस्तों। और यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड फायरमैन का भी एग्जाम आ रहा है, तो अभी उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। थोड़ा बहुत मतलब कुछ परसेंट लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट 80% हिंदी यही रहेगी अगर किसी भी एग्जाम की बात करें, एसआई हो या फिर कोई भी लेखपाल हो दोस्तों। तो एक बात मोर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले बेसिक बात दोस्तों कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, आपको पता होगा। और अभी कल के या परसों के न्यूज़पेपर में आया है कि जो लेखपाल और पटवारी इन सब की भी 8,000 के आसपास पद आने वाले हैं। तो आप अपनी काफी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ते रहिए। मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको हिंदी कराऊंगा। हिंदी मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा विद क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको कम से कम 300-400 तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। और जब मैं 300-400 क्वेश्चन मैं करा दूंगा ऑब्जेक्टिव, अगर हर टॉपिक से भी 50 क्वेश्चन लगाए तो कितने क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको हिंदी काफी अच्छे से कंप्लीट कराने वाला हूँ आपकी, जो किसी भी एग्जाम में आप इसको पढ़ के बैठ सकते हैं। लेकिन जो भी एग्जाम आएगा, जैसे अभी जेल वार्डर फायरमैन का आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो मतलब वीकली टेस्ट कराता हूँ। जब आपका एसआई आएगा या कोई भी एग्जाम आएगा जिसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है, तो उस लेवल के मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जो फिर टॉपिक रह जाता है उसको कराऊंगा। तो आप बेचिंता होकर आप पढ़ाई करते रहिए, काफी अच्छे से आपको चीजें बताई जा रही हैं दोस्तों। और मैं आपको सबसे पहले मैं बात कर दूं यूपी जी के, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो हमारे जो भाई हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, वो मुझे लगता है कि 80% वो यूपी से ही हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको यूपी जीके कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, और बहुत जल्द, मतलब जेल वार्डन एंड फायरमैन से पहले आपकी यूपी जीके खत्म हो जाएगी। यूपी जीके एंड हिंदी एकदम फिनिश हो जाएगी काफी अच्छे तरीका से, और विद क्वेश्चंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर जेल वार्डन एंड फायरमैन की बात करें। उसके बाद जीके में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीके में जैसे पॉलिटी हो गया, अब जैसे पॉलिटी हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना हमारे, इन तीनों टॉपिक को मैं कराऊंगा। हिस्ट्री नहीं मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री मुझे खुद नहीं आती है ज्यादा अच्छे से। तो मैं आपको क्या है ना, पॉलिटी में कुछ स्टैटिक जीके के अच्छे अच्छे टॉपिक उठाऊंगा, जैसे राष्ट्रपति उठा लिया, लोकसभा राज्यसभा उठा लिया, संसद के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया, मुख्यमंत्री के बारे में बता दिया, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में बता दिया, नीति आयोग के बारे में बता दिया। जो हमारे स्टैटिक जीके के काफी अच्छे अच्छे टॉपिक है ना, एकदम अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल के वो पॉलिटी में मैं आपको करा डालूंगा, मतलब जिनसे आपको ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी स्टैटिक नॉलेज को इम्प्रूव करेगा दोस्तों। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, नीति आयोग क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या होता है, मतलब एकदम अच्छे तरीका से मैं आपको पॉलिटी में भी बताने वाला हूँ टॉपिक वाइज। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी ऐसे टॉपिक वाइज कराऊंगा, ज्योग्राफी भी। इट मीन्स ये है कि जेल वार्डन एंड फायरमैन से ना मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अगर जीके में 38, हिंदी की अगर बात करता हूं तो हिंदी में 37 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों मुझे चाहिए आपसे 35 प्लस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की आपकी छूट है। और जीके में मैं आपको बता देता हूँ, जीके में 38 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 आपके जीके से मतलब जनरल नॉलेज से रहेंगे, 10 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं यूपी जीके के रहेंगे, और उसके बाद 8 क्वेश्चन आपके करंट से रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको करंट से रिलेट करके स्टैटिक जीके भी बताऊंगा। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, आप अच्छे से जो बताई जा रही हैं आपको चीजें, आपको उसको अच्छे से पढ़ते रहें। डेफिनेटली काफी अच्छे से आप अपना सिलेबस करने वाले हैं। और हिंदी तो मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, और हिंदी की मैं काफी टॉपिक भी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जो भी इस चैनल से सबसे पहले नया जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब करे और जुड़े हमारे साथ अच्छे से तैयारी करने के लिए। सबसे पहले एक बात और बता देता हूँ कि आज माइक नहीं है, अगर वॉइस में थोड़ा इशू होता है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो हिंदी का टॉपिक था हमारा समास, जो लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हम समास डिस्कस कर रहे थे, और समास में हम क्या क्या जान चुके थे। मैं अपनी चीजों को रिवाइज करता हूँ एक बार।
ऐसे ही आप कहीं भी खड़े हैं या फिर आप लोटे हैं या फिर आप फोन में कुछ कर रहे हैं, तो आप चीजों को ना रिवाइज करिए, याद रखिए कि भाई जो क्लास में बताया गया है, जो हमने समाज के बारे में पढ़ा, क्या मैं वो अपने आप से मैं उसका आंसर दे पा रहा हूँ या नहीं। तो अपने आप से पूछिए कि एक्चुअल में समास होता क्या है। तो समास क्या होता है दोस्तों, समास होता है दो शब्दों को मिलाने के बाद में, दो जो सार्थक शब्द होते हैं उनको मिलाने के बाद में एक नवीन नया शब्द बनाते हैं, दो को मिला के एक नया शब्द बनाते हैं दोस्तों। तो वही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है दोस्तों। और उसके बाद हमने समास के क्या पढ़े, समास के टाइप्स पढ़े कि समास के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। तो समास के मैंने आपको 6 टाइप बताए थे। सबसे पहला मैंने अव्ययी भाव आपको समास बताया था, दूसरा मैंने कर्मधारय बताया था, समास बताया था, तीसरा द्विगु समास बताया था, चौथा मैंने द्वंद्व समास बताया था, पांचवा मैंने बहुव्रीहि समास बताया था, छठा मैंने तत्पुरुष समास आपको मैंने बताया था। इन शॉर्ट में मैं आपको ये बता चुका हूँ और सबका एक एक एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ और बता चुका हूँ कौन सा समास क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन आपको से इसी टाइप के पूछे जाएंगे, या तो उसके प्रकार पूछ लेगा, या फिर समास क्या होता है, या फिर कोई आपको शब्द दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, आज समास के जो टाइप्स होते हैं ना, उन टाइप्स को लेने के बाद में मैं आपको उनकी डेफिनेशन आप फिर से अच्छे से बताऊंगा आपको। और उसके बाद क्या होगा कि ये बताने के बाद में मैं उसके सभी के प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपकी डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप समास के उदाहरण कभी भी ना भूल पाए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है हमारा अव्ययी भाव समास है दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा समास का पहला टाइप होता है दोस्तों। और सबसे पहले जानते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। मतलब जैसे मैं आपको चीजों को बता रहा हूँ ना, आपके सामने खड़ा हो गए, आप ये सोचिए, तो ऐसे ही आप चीजों को याद करिए। अगर आप मतलब कहीं पे बैठे हुए हैं तो पीछा सोचिए कि पिछला वाला जो मैंने बताया था वर्णमाला में आपको कितना याद है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वर के क्या टाइप होते हैं। अगर आप ऐसे चीजों को याद करने लग गए, अपने आप से क्वेश्चन करने लग गए ना, तो आपके तैयारी का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों। अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि हमारा पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। पहला पद प्रधान होगा। अब प्रधान शब्द का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि प्रधान क्या होता है, कि प्रधान शब्द वो होता है जिसपे उस पूरे शब्द का अर्थ डिपेंड होता है दोस्तों। आपको डेफिनेशन क्लियर निकल के आपके समझ में आ गई कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है और पहले ही शब्द पे हमारा अर्थ डिपेंड होगा। इतना आसान आपका अव्ययी भाव समास हो गया। अब देख लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, पहला पद प्रधान व छोटा होता है, प्रधान होगा वह छोटा होगा। जैसे आजीवन, मैंने इसका उदाहरण लिया अव्ययी समास का। तो दोस्तों आपको पता है आ प्लस जीवन, ये दो शब्द मिलकर एक आजीवन बन रहा है दोस्तों। आपको पता है कि जीवन एक नॉर्मल सा शब्द है, जीवन। अगर उसके साथ आपने आ ऐड कर दिया, आ को ऐड करने के बाद क्या हुआ कि आजीवन हो गया। आपने सुना होगा कि अगर आजीवन कारावास, तो जीवन तो आप सभी लोग जी रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल सा शब्द हो गया, लेकिन आ लगाने के बाद इस शब्द का ना पूरा अर्थ चेंज हो गया। तो यही दोस्तों क्या है, हमारा अवयवी समास है। काफी आसानी से आप इसका पहचान कर सकते हैं। जैसे आमरण है, आ प्लस मरण, इट मीन्स जो मरण शब्द डिपेंड है ना, वो आ पे डिपेंड हो रहा है। आ लगाने के बाद इसका सारा अर्थ बदल जा रहा है। मरण क्या है, मरण एक सिंपल सा शब्द है, लेकिन आ लगा दिया आपने तो क्या है, आमरण, मतलब जब तक मरेंगे। तो ऐसे ही मतलब चीजों को आप याद करें। प्रतिदिन, तो दिन क्या होता है, दिन एक शब्द होता है, लेकिन प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन का मतलब हो गया रोज। प्रतिदिन आप सुबह 5 बजे उठ के वॉक के लिए जाया करो, तो प्रतिदिन। अब आपसे कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा कि दिन 5 बजे आप जाया करो, तो वो एक अलग सेंस हो गया। लेकिन प्रति लगाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, इस शब्द का पूरा ही अर्थ बदल गया। तो ये ही हमारा अवयवी समास होता है। हर साल, साल एक नॉर्मल सा शब्द है, लेकिन हर लगाने से मतलब साल जो डिपेंड कर रहा है, हर पे डिपेंड कर रहा है। भर पेट, तो पेट क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी का अंग होता है। उसके बाद भर लगाने के साथ साथ क्या हुआ इसमें कि भर पेट, कि भर पेट आपको खाना खिलाया। तो जैसे कि आप जब भी कभी आप पार्टी करते हैं तो अपने दोस्त से बोलते नहीं कि भाई मुझे तो भर पेट खाना है, चाहे कुछ भी खिलाते लेकिन खाऊंगा भर पेट। तो वही सेंस है यहाँ पे कि भर लगाने से क्या हुआ कि आपका पूरा शब्द का अर्थ बदल गया। अब निडर है, अब निडर है, नी प्लस डर। डर क्या होता है, एक भय होती है, भय होती है। अगर डर की बात करें तो भय किस में होती है, ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे डर जाती हैं किसी भी छपकली और पेगली से, तो उनके अंदर क्या है, एक डर है। और अगर नी लगा दिया ना, अब अगर सपोज करो मैं किसी लड़की का नाम लेता हूं कि जैसे पूजा, डर है, मतलब पूजा के अंदर
डर है, तो पूजा के अंदर बहुत ज्यादा डर है। अगर नी लगा दिया तो पूजा निडर है, इट मीन्स उसके तन्नक भी डर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा नी लगाने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो है ना डर इस पर डिपेंड कर रहा है, निडर। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा अवयवी भाव समास क्या होता है। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको कहीं भी अवयवी भाव समास का उदाहरण लिखा हुआ आता है तो आप उसको इजीली बता देंगे कि अवयवी भाव समास है दोस्तों। और एक जगह और अवयवी भाव समास होता है हमारा, अगर किसी शब्द को हम 2 बार रिपीट कर दें, मतलब किसी शब्द की पुनरावृत्ति पर भी हमारा अवयवी भाव समास होगा। मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे रातों रात, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपसे, रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, इन सब में भी क्या है दोस्तों, हमारा अवयवी भाव समास है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अवयवी भाव आपको समास एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके डेली लाइफ से रिलेट करके मैंने चीजों को आपको बताया। अब आगे चलते हैं, कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों। कर्मधारय समास अगर कहीं भी लिखा दिख जाता है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। आप समझ जाइए कि जब कर्मधारय समास की बात करेगा तो उसमें क्या होगा, पूर्व पद उत्तर पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद तो होंगे। इसमें पूर्व पद क्या होगा, हमारा विशेषण होगा, और उत्तर पद हमारा विशेष्य होगा। इट मीन्स ये है विशेषण क्या होता है। विशेषण मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, बट एक बार बता देता हूँ विशेषण क्या होता है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि मेरा नाम संजय है, संजय दौड़ता है, नॉर्मल सी बात है, संजय दौड़ता है। संजय क्या है, एक नाउन है, ठीक है दोस्तों। अब हुआ क्या कि संजय बहुत तेज दौड़ता है। इट मीन्स ये जो बहुत वर्ड है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा विशेषण हो गया। और मैं संजय हूँ, मेरी विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हुआ दोस्तों, मैं विशेष्य हो गया। और जो बहुत शब्द है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब आपको बात समझ में आ गई कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। और पहला शब्द हमारा विशेषण होगा, दूसरा शब्द हमारा विशेष्य होगा। वहां पे क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। एकदम चीजें आपको समझ में आ गई। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। आपको जहां कहीं भी ऐसा शब्द दिख रहा है कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, आंख मीच के कर्मधारय समास मान दीजिए। विशेषण, पहला पद होता है विशेषण, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज जो मैंने आपको बताई है। उत्तर पद हमारा विशेष्य होता है। उपमेय उपमान वाला समास भी इसको बोल सकते हैं। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करेंगे, 1-2 बार इनको पढ़ेंगे, हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपके लिए याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब इसके मैंने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नहीं है तो चंद्रमुखी का क्या हो गया कि चंद्र के समान मुख, मतलब एक मुख है, मुख को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, चंद्र से। तो इसी वजह से इसको उपमेय व उपमान वाला समास बोलते हैं दोस्तों। मैंने अलंकार में बताया है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ठीक है। आप अलंकार वाली वीडियो देखिए, जो इसको पहली बार देख रहा है, मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो आप वर्णमाला से स्टार्ट किया है और यहाँ तक हम आ गए हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ते आ रहे हैं पूरी हिंदी को, ठीक है। अब चंद्र के समान मुख, तो ये चंद्र क्या है, मुख की विशेषता बता रहा है। सुविचार, मतलब विचार अच्छा है जो विचार। आप कभी कभी ऐसे नहीं बोलते, कभी आपने कोई गलत बात बोल देते हैं कुछ, मतलब तो फिर एक कोई बोलता है आपका जो बड़े बोल देते हैं, अरे भाई शुभ शुभ बोल, तो वो यही होता है। सु का मतलब होता है भाई अच्छा बोल, कोई बुरा शब्द अपने मुंह से मत निकाल, पता नहीं क्या कब कैसा बोल जाए। क्योंकि 24 घंटे में एक बार बताते हैं कि हमारे जो मुंह से हम बोलते हैं वो एकदम सत्य बोलते हैं, तो वो पता नहीं लगता किस टाइम बोलते हैं, नहीं तो सब बोल लेते अपने लिए कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी या लग जाए, जो भी है। तो चंद्रमुखी हो गया, चंद्र के समान मुख। सुविचार, मतलब विचार की विशेषता बता रहा है, अच्छा है जो विचार, मतलब विचार की विशेषता अच्छे ने बताई। नीलांबर, नीलांबर का मतलब क्या होता है कि अंबर है, नीला है अंबर, तो अंबर की विशेषता पता चल गई, नीला है हमारा अंबर। महादेव, महान है जो देव, महादेव भोलेनाथ, मतलब महान है बहुत भोलेनाथ। तो मतलब कोई भी शब्द अगर आप यूज करते हैं ना हिंदी का, उस शब्द का एक ना एक मतलब होता है। अगर आप हिंदी पढ़ लेंगे ना पूरी, तो आपको बहुत चीजें ऐसी पता लगेंगी जो अभी तक आपको पता नहीं थी। ये जिसने भी हिंदी पढ़ी है पहले भी कभी, तो वो भी पढ़ ले, उसको भी कुछ ना कुछ थोड़ी चीजें नहीं मिलेंगी और उसका रिवीजन हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। और महात्मा, महात्मा शब्द का मतलब हो गया महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा की विशेषता बता दी महान ने। तो आत्मा क्या हो गया हमारा, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोनों समास मैंने जो आपको बताए हैं, अवयवी भाव समास और कर्मधारय समास, आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इनकी नोट्स बनाएं, अच्छे से इनको रिवाइज करें। अब चलते हैं जो नेक्स्ट है हमारे समास, उनकी तरफ। तो दोस्तों जो समास के हमारे अगले 2 टाइप हैं उनकी तरफ चलते हैं और बातें करते हैं कि कैसे कैसे उनकी पहचान कर सकते हैं और क्या क्या उनके
उदाहरण होते हैं दोस्तों। राइटिंग थोड़ी मेरी साफ नहीं है, तो आप उसको ना थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो चलते हैं हम अपने द्विगु समास की तरफ चलते हैं। अगर समझ में आ रही है तो कोई इशू है ही नहीं, आप मैनेज कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आती है तो कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मतलब मुझे पता लगे। क्योंकि बीच में एक वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें लैंग्वेज का काफ़ी इशू हुआ था, तो सभी ने कमेंट करके बताया कि लैंग्वेज थोड़ा मतलब ठीक लिखा करें तो आप बेटर रहेगा। तो अगर अब भी आपको कोई इशू लग रहा है, मैं वैसे अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पूरी लिखने की। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारे जो अगला समास का टाइप है उसको हम द्विगु समास बोलते हैं दोस्तों। तो द्विगु समास की सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहचान कैसे करेंगे। अगर कहीं भी कोई शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द का जो पहला पद होता है, मतलब जो उसका पूर्व पद होता है, अगर वो गिनती आ रही है, कोई संख्या आ रही है, संख्या ऐसे नहीं डायरेक्टली 3 4 लिख के आएगा, वो उसकी हिंदी की लैंग्वेज में लिख के देगा। जैसे त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है? 3 कोणों का समूह। इट मीन्स त्रिकोण में पहले 3 आ रहा है, तो त्रिकोण क्या हो गया दोस्तों? हमारा द्विगु समास हो गया। और जैसे ही चौराया, चौराया क्या होता है? 4 राहों का समूह, तो दोस्तों क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका पहला शब्द चेक करना है। अगर पहला शब्द हमारा संख्या आ रहा है तो आप पूर्व पद, हमारी जो गिनती आ रही है, इसमें मैंने लिखा हुआ भी है, पूर्व पद अगर हमारी गिनती आ रही है तो आप इसको मार देंगे तुरंत। कौन सा? द्विगु समास, आप उसको टिक कर देंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। चौराहा क्या होता है? 4 राहों का समूह। चौराहे में 4 आ रहा है तो क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। सप्तद्वीप, सप्त 7 द्वीपों का समूह। का समूह, का समूह, का समूह, का समूह। तो दोस्तों ये जो मैंने ना मतलब यहाँ पे आप इसको का समूह लिख लीजिए। आप अपनी भी नोट्स में ऐसे ना डालें, और ऐसा डालना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें। इसका मतलब है का समूह, 7 द्वीपों का समूह। सप्तद्वीप क्या होता है? 7 द्वीपों का समूह। नवरत्न क्या होता है? नवरत्न क्या होता है? 9 रत्नों का समूह दोस्तों। उसके बाद क्या है? तिरंगा। तिरंगा है, सभी देश का अपना अपना तिरंगा होता है दोस्तों। तो तिरंगा क्या है? तिरंगा क्या है? 3 रंगों का समूह। ठीक है दोस्तों, सॉरी, सभी देशों का तिरंगा नहीं होता है। तिरंगा हमारे भारत देश का है तिरंगा। सभी देशों का अपना अपना फ्लैग होता है, झंडा होता है। ठीक है, तो हमारे देश का क्या है? तिरंगा है। तिरंगा क्या है? 3 रंगों का समूह होता है दोस्तों। 3 रंग होते हैं उसमें, तो तीनों रंगों का समूह क्या हो गया? हमारा तिरंगा हो गया दोस्तों। दोपहर, 2 पहरों का समूह। दोपहर किसको बोलते हैं? मॉर्निंग समय और जो शाम का समय होता है उसके बीच का जो मिड टाइम होता है दोस्तों, 2 पहरों का जो समूह होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? दोपहर बोलते हैं दोस्तों। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक से करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चंस में भी कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है पुलिस में, या फिर सभी बुक से मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बट आप अपनी तरफ से भी बुक से क्वेश्चन करते रहिए, जिससे आपको पता लगे कि आपको जो हिंदी पढ़ाई जा रही है वो रिलीवेंट भी है या फिर ऐसे ही चल रहा है, हवा में चल रही चीजें, तो उसको आप चेक करते रहें। अब द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं, द्वंद्व समास की सबसे पहले जानेंगे पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। सब समास की अगर आप पहचान सीख गए तो आप समास का आंसर एकदम टिक कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। द्विगु समास में क्या होगा? गिनती आएगी। अब द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द, मतलब 2 शब्द होंगे अगर विपरीत शब्द वाले शब्द है ना, तो वहां का कौन सा समास होगा? हमारा द्वंद्व समास होगा। या फिर साथ बोले जाने वाले शब्द, तो वहां पे कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह वाले शब्द, अगर कहीं भी योजक चिन्ह हो रहा है तो वो हो गया हमारा द्वंद्व समास हो गया। अब योजक चिन्ह जो है वो पुनरावृत्ति पर भी आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का अर्थ अपोजिट होगा दोस्तों। अब देखो उदाहरण देखते हैं। जन्म मरण, तो बीच में हमारा योजक चिन्ह आ रहा है, और जन्म और मरण एक दूसरे के क्या है? ये विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जन्म हुआ और मरण, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, जन्म और मरण। तो ये कौन सा हो गया? हमारा द्वंद्व समास हो गया। दाल रोटी, दाल और रोटी। कभी कभी आप पूछते हैं किसी से, जैसे कि भाई क्या बनाया है? इसकी दाल रोटी। तो दाल रोटी का मतलब हो गया दाल और रोटी बनाई है आज। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो ये बीच में योजक चिन्ह है, ये और की जगह हम और बोलते हैं इसको, और लिख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करते समय। तन मन, सुख दुख, देश विदेश, माँ बाप, दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और क्या है? योजक चिन्ह हमारा यूज हो रहा है, तो आप इजीली कर देंगे कि यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आपको चीजें समझ में आ रही है? नहीं, जरूर बताएं।
कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके। तो क्या है कि मैंने आपको 4 समास बताया। सबसे पहले जो 5वां टाइप आता है उसको हम कौन सा समास बोलते हैं? बहुग्राही समास बोलते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि बहुग्राही समास अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो वो कैसे करेंगे दोस्तों। सभी समास की जैसे मैंने पहचान बताई है दोस्तों, इसकी भी क्या होगी? एक पहचान होगी। तो इसमें पहचान क्या होगी? सबसे पहली पहचान क्या है कि इसमें दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। इट मीन्स किसी भी शब्द पे का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द को इंडिकेट करते हैं, मतलब दोनों शब्द जो मिलने के बाद किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा शब्द है दोस्तों वो प्रधान होगा, मतलब ये दोनों शब्द जो जिनसे मिलके हमारा समास बना हुआ है ये कोई सा भी पद प्रधान नहीं होगा। जिसकी तरफ दोनों शब्द मिलके इशारा करते हैं वो क्या होगा? हमारा प्रधान होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, काफी अच्छे से आप इसके नोट्स बनाएंगे ऐसे ही, क्योंकि मैं इसी वजह से एक एक पॉइंट लिखता हूँ और जो भी पॉइंट मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप इसको लिखते रहें, लिख के साथ रिवाइज करते रहें। जब क्वेश्चन कराऊंगा, लाइव टेस्ट होगा आपका, तो उसमें मुझे पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो अच्छे से नोट्स बना के पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए बहुग्राही समास सबसे पहले क्या होता है कि ये इसकी पहचान है, डेफिनेशन भी आप इसको बोलते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इट मीन्स दोनों जो शब्द होंगे जिनसे मिलकर हमारा समास बना हुआ है वो क्या करेंगे? किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करेंगे। कोई पद प्रधान नहीं होता है दोस्तों, वही बात है जो मैंने आपको बताई है, तीसरा पद प्रधान होता है। ये 3 बात है जो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, जस्ट अब से 1 से 2 मिनट पहले। अब इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यदि कर्मधारय, दिगु व बहुग्राही एक साथ हों तो हम बहुग्राही को प्राथमिकता देंगे दोस्तों। अगर दिगु, कर्मधारय या फिर बहुग्राही तीनों समास एक साथ आ जाएं उसमें क्या करेंगे दोस्तों? हम उसमें देंगे बहुग्राही को प्राथमिकता देंगे। आपको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है दोस्तों। सीधी सी बात है, आप इसका मतलब समझेंगे। अब आपको पता है कि कर्मधारय समास क्या होता है कि उसका जो पहला शब्द होगा वो विशेषण होगा, दूसरा शब्द विशेष्य होगा। द्विगु समास क्या है कि उसकी पहले शब्द क्या होगा? वो संख्या को बताएगा दोस्तों। इतनी बात क्लियर है। और बहुग्राही समास में क्या है? तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। अब आपको ये लाइन जाननी है। सपोज करो मैंने लिखा हुआ है महावीर। अब महावीर आप देखें, महान है वीर, महान वीर है जो महान है वीर। अगर इसको कर्मधारय की वजह से देखें तो वीर की विशेषता बता रहा है महान, तो ये कर्मधारय समास भी हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको महावीर शब्द दे दिया, आपसे बोल दिया महावीर, महावीर शब्द में बताइए समास कौन सा है? ऑप्शन ए आपको दे दिया कर्मधारय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दूसरा दे दिया दिगु, और तीसरा हो गया आपका बहुग्राही, बहुग्राही हो गया दोस्तों, और चौथा हो गया आपका, चौथा कुछ भी लिख लीजिए, द्वंद लिख लीजिए। अब आपको पता है कि महावीर है, अब महान है वीर, इट मींस इसमें कर्मधारय समास भी होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको बहुग्राही दिख रहा है तो आप किसी को नहीं देखेंगे, बहुग्राही को टिक कर देंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, काफी हेल्प करेगी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मैं जब आपको प्रीवियस शेयर कराऊंगा, ये लाइन का मतलब समझ में आ गया नहीं है आपको? यदि कर्मधारय, दिगु और बहुग्राही एक साथ हो तो हम बहुग्राही को प्राथमिकता देंगे। कैसे देंगे? कि अगर इसमें सपोज पूछा है कि आपसे क्वेश्चन आ गया कि महावीर में समास बताइए कौन सा है, अब आपको पता है कि इसमें कर्मधारय भी होगा, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देंगे? बहुग्राही को देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि बहुग्राही समास के जो हमारे उदाहरण हैं इनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इनके उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है मैंने महावीर। अब महावीर जो शब्द है ना वो क्या कर रहा है, अगर बहुग्राही समास में बात करें कि वो महावीर है किसी तीसरे शब्द की ओर, मतलब कि महावीर किसी तीसरे कोई शब्द है, दो शब्द मिले हुए हैं उसमें महा प्लस वीर, ये दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, वही जानते हैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए महावीर, महान वीर है जो, महान वीर है जो हनुमान, महान वीर है जो हनुमान। इट मीन्स महावीर शब्द जो है वो किसकी तरफ कर रहा है? हनुमान की तरफ इशारा कर रहा है। हनुमान क्या हो गया इसमें? प्रधान हो गया, ना तो महाप्रधान है ना वीर प्रधान दोस्तों। पंकज, अब पंकज का मतलब क्या हो गया? पंकज का मतलब है कीचड़ में पैदा होने वाला दोस्तों। पंकज का मतलब है कीचड़ में पैदा होने वाला। अब पंकज जो शब्द हम यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, कीचड़ में पैदा होने वाला, तो वो क्या होगा दोस्तों? हमारा कमल होगा। आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो सभी के नाम्स होते हैं आपका, कुछ भी रिंकू, मोनू, सोनू,
नेहा ज्योति, जो भी आपके नाम है मतलब XYZ, तो इस नाम का ना कुछ मतलब होता है। तो आप जानने की कोशिश किया है आपने कभी कि आपके नाम का मतलब क्या है? तो आप मतलब जानिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे अपना नाम मीन्स मतलब इसका क्या होता है दोस्तों। तो सभी नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, मतलब इसी वजह से आप सभी जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कि वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है, कि स्टूडेंट क्या ज़्यादातर लोग को पता होता है जो थोड़े ठीक ठाक मतलब जो गांव देहात के होते हैं उन्हें तो अपना बर्थडे भी याद नहीं रहता, वो तो नाम का मतलब है। तो आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे चीज़ें, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, इससे आपको काफ़ी अच्छी आपको फीलिंग आएगी। विषधर क्या होता है दोस्तों? विष को धारण करने वाला। अब विषधर शब्द जो है ना हम सर्प के लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों। विष को धारण करने वाला क्या हो गया? विषधर हो गया। इट मीन जो विषधर शब्द है, विष प्लस धर मिलने के बाद में क्या सर्प की तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले कौन हो गए? हमारे श्री कृष्ण जी हो गए दोस्तों। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने आपको 5 समास करा दिए, छठा समास आपका बच गया है तत्पुरुष समास। अब जो तत्पुरुष समास है वो काफी लेंथी है और इसके भी खुद 4 से 5 टाइप होते हैं जो कारक की विभक्ति पे टूटता है दोस्तों। या तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा और नहीं तो फिर मैं वो उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि जेल वार्डन एंड फायरमैन में इसी से क्वेश्चन 5 से मिल जाएंगे। और नहीं तो पॉसिबल होगा डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा ही देता हूँ, क्योंकि आपको हेल्प करेगा वो। तो दोस्तों 5 समास मैंने पढ़ लिए हैं। तत्पुरुष समास है, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों में मैं वो आपको वीडियो दे दूंगा। उसमें क्या होगा कि तत्पुरुष समास के जो टाइप्स हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं आज उसको डिस्कस करता हूँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताएं कि जो 5 समास मैंने आपको बताए हैं, समास तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, लेकिन आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप समास को अच्छे से गहराई में जाके जान पाएँ, कि कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करें। और डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं आपको, 2 क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100 के 100% आएंगे। कहाँ? किसी भी एग्जाम में, जहाँ भी आप एग्जाम देते हैं, हिंदी जिसमें आती है, और इनसे बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने बताया बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप मुझे ये बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई है नहीं आई है। और सबसे जो बात, दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी आपको इशू हुआ करे या फिर जो भी आपको अपना सजेशन देना हो करे ना, तो आप मुझे क्या किया करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, क्योंकि मैं आपकी कमेंट पढ़ता रहता हूँ और पढ़ने के बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो उस कमेंट के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ उस कमेंट का डेफिनेटली। तो जो भी आपका सजेशन हुआ करे आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और वीडियो कैसी आपको लगी ये भी आप बताएं। तो अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ, और समास के जो 5 टाइप हैं वो एकदम से आप दिमाग में आपके आ जाएंगे, और किस समास में क्या होता है दोस्तों। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ ऐसे ही आप शाम को रिपीट करेंगे अकेले बैठ के, बिल्कुल एकदम। तो सबसे पहले मैंने समास बताया आपको, समास पहला टाइप मैंने बताया अवयवी भाव समास दोस्तों। अवयवी भाव समास क्या होता है दोस्तों? उसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला शब्द छोटा होता है, वहां क्या होता है हमारा अवयवी भाव समास होता है दोस्तों। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा दोस्तों? हमारा जो पहला शब्द है वो विशेषण होगा, दूसरा शब्द हमारा विशेष्य होगा। इट मीन्स किसी भी सार्थक 2 शब्दों को मिलाने के बाद जो पहला शब्द होगा वो दूसरे शब्द की क्या करेगा? विशेषता बताएगा दोस्तों। 2 समास के लिए रहोगे। तीसरा समास मैंने आपको बताया था द्विगु समास, मैंने आपको बताया था। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? जहां कहीं भी आपको पहला शब्द क्या है? गिनती को शो कर रहा है, या फिर पहला शब्द क्या है? संख्या को शो कर रहा है, वहां पे क्या होगा दोस्तों? हमारा द्विगु समास होगा। चौथा समास मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास, मैंने आपको बताया था। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों? उसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या फिर बीच में योजक चिन्ह यूज होगा। ये 3 नियम है इसके आसान से। तो आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, मतलब और भी शब्द हैं जैसे दिनों दिन, तो दिनों दिन नहीं, वो तो अवयवी समास में हो गया। मतलब जो दो शब्द एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे रात दिन, तो ठीक है। और ये सब 4 समास हो गए। अब बहुव्रीहि समास मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों शब्द जो होते हैं, दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और कहीं भी आपको कर्मधारय द्विगु और बहुव्रीहि समास तीनों ऑप्शन में हो, और उनमें से कोई भी समास का आंसर हो, लेकिन आप बहुव्रीहि समास को ही क्या करेंगे? आंसर टिक करेंगे दोस्तों। ये आपको समास के मैंने टाइप बताएं। तो आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही आप चीज़ों को रिवाइज करिए। रिवाइज क्या करें कहीं भी खड़े होगे। जैसे मैंने अभी आपको पूरी क्लास करने के बाद में ना 1 से 2 मिनट में पूरी क्लास का क्या किया है?
रिवीजन करा दिया है। तो ऐसे ही आप चीज़ों को याद करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।